अब आतंकियों ने कई इमारतों में आग लगाई, ये तस्वीर भी सामने आ रही है। अगश्तारा में ही पुलिस पर हमले को अंजाम दिया। पुलिस थाने में घुसकर आतंकियों ने कैसे फायरिंग की, वो तस्वीर भी देखिए। ये देखिए, ये है उस जगह की तस्वीर जहां आगजनी कर दी गई। आतंकियों ने इमारत को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन 7 लोगों की मौत की खबर है दागिस्तान में। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या ये एक सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड अटैक है? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि इमारत का घेराव किया गया और उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, जिस तरह से मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल सिटी में आतंकी हमला हुआ है, उससे ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि रूस के इनके भीतर जो सरकार के विरोधी संगठन है या फिर इस तरह के संगठन जो कि लगातार ऐसे इंसिडेंट को उसके भीतर अंजाम देने में कामयाब रहे, उनमें से बहुत से संगठन ऐसे हैं जिनको ISIS का भी सपोर्ट हासिल है। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सीरिया में जिस तरह से रूस एक्शन ले रहा है ISIS के खिलाफ, और मॉस्को के इंसिडेंट को भी ISIS से जोड़ के देखा जा रहा था, वैसी स्थिति में संभावना इस तरह की है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि जो रूस के पूर्व राष्ट्रपतियों या रूसी सिक्योरिटी एजेंसी सेवेस्तोपोल यानी क्रीमिया के का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस वहां की घटना को यूक्रेन के साथ जोड़कर देख रहा है। लेकिन अगर क्रीमिया के सेवेस्तोपोल के इलाके को छोड़ भी दिया जाए, तो जो अबाखास इलाके में हुआ है या जो दागिस्तान इलाके में हुआ है, वो निश्चित तौर पर बड़ी आतंकी वारदात है और मॉस्को के आतंकी वारदात के बाद अब तक की सबसे बड़ी वारदात है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी दागिस्तान के इलाके में जब इजराइल और हमास की जंग हुई थी और उसके बाद जब मुझे याद है कि एक फ्लाइट में काफी सारे यहूदी आए थे, तो उस समय दागिस्तान के एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया था और काफी उस समय सिक्योरिटी इशू बना था। तो लेकिन उस समय रूस की सरकार ने उसे कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस वक्त जो देखने को आता है कि अचानक एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में सबसे पहले आतंकियों से बड़ी गाड़ी आती है और वो पहले एक ट्रैफिक पुलिस को हिट करती है और फिर उसके बाद पुलिस वालों को अपने कब्जे में लेती है, पुलिस की गाड़ी को कब्जे में लेती है और फिर 6 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। बाद में फिर वहां पर बैकअप फोर्स आती है और फिर बैकअप फोर्स के आने के बाद जो है वो आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि 2 टेररिस्ट के जिंदा पकड़ने की बात आती है, 2 टेररिस्ट के मारे जाने की बात आती है और फिर कुछ टेररिस्ट के भाग जाने की बात आती है। तो ये तकरीबन वही पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि मॉस्को में हुआ है। तो मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर इस इंसिडेंट का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक मॉस्को इंसिडेंट से होता हुआ दिखाई दे। मनीष, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी 2 आतंकी वारदातों की ये तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं कि हमले में 6 पुलिस वालों की मौत को लेकर 12 से ज्यादा रूसी नागरिक अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है, मनीष क्या जानकारी इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 3 ऐसी तस्वीरें जो इस वक्त रूस से आ रही है और इन तीनों तस्वीरों ने अगर कहें तो रूस की सरकार के सामने जो अभी मौजूदा परेशानी है उसको दुनिया के सामने रखा है। इसमें से जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दागिस्तान के ही 2 इंसिडेंट से जुड़े हुआ है। पहली तस्वीर जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जिसमें कि आग की लपटें दिखाई दे रही है। ये आग की लपटें दरअसल यहूदी धर्मस्थल जो सिनेगॉग है उसमें जब आग लगाई गई थी और उसके बाद फिर उस इलाके में मौजूद पुलिस पर टेररिस्ट ने हमला किया था, उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो क्रीमिया के सेवेस्तोपोल का है। सेवेस्तोपोल वो इलाका जहां पर कि रूस के नेवी के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। मैं खुद ही कई बार वहां पर जा चुका हूं और क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल के बाद सेवेस्तोपोल दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत बीच है वहां पर। और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन और अमेरिका के द्वारा जो दी हुई मिसाइलें हैं उसके द्वारा हमला हुआ था। और जब ये हमले हुए तो फिर जो वहां पर लोग समंदर के किनारे बैठे हुए थे, वो आराम कर रहे थे, वो सब वहां पर भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का मंजर आप दूसरा देख रहे हैं जो कि यूक्रेन
यूक्रेन के अटैक के बाद है। वहीं तीसरी तस्वीर जो सबसे भयानक तस्वीर है, जो मॉस्को की याद दिलाती है, ठीक मॉस्को में जिस तरह से मई में हमला हुआ था और जिस हमले में जब हमने देखा था कि जो आतंकी हैं वो मॉल के अंदर घुसे थे और लगातार फायरिंग की थी, उसी तरह के उसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दागिस्तान का वो इलाका जहां पर कि सबसे पहले आतंकी आते हैं और जो सामने में पुलिस वाले होते हैं उस पर हमला करते हैं और अभी तक उनके टारगेट में पुलिस वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पादरी के इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए, पुलिस वाले जिस तरीके से टारगेट पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्या ये भी स्पेक्यूलेट किया जा रहा है या इस आधार पर जांच की जा रही है कि क्या यूक्रेन ने अब ये नई टैक्टिक अपनाई है जहां टेररिस्ट हमलों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है रूस के अंदर घुसकर? देखिए, जब मॉस्को में हमला हुआ था तब प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये कहा था कि मॉस्को के हमलावर जो हैं उसके पीछे में असल बैकअप जो उन्हें यूक्रेन और पश्चिमी देशों से मिला था। तो आज की तारीख में ये भी आपका सवाल बहुत वाजिब है। अगर ऐसा हुआ भी तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर रूस की सरकार दागिस्तान में हुए आतंकी हमले को भी यूक्रेन के साथ जोड़कर दिखाए और बताए कि यूक्रेनियन एजेंसी ने इन आतंकी संगठनों को सपोर्ट किया, इन्हें बैकअप दिया, इन्हें रिसोर्सेज दिया और उसके बाद ये हमला हुआ। ऐसा हो भी इसलिए भी मैंने आपसे की क्योंकि जिस तैयारी के साथ ये तीन तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं और इंफॉर्मेशन वॉल पर भी अगर एक बार फिर से ये आप तस्वीर दिखाएं जहां देखिए किस तरीके से हेवी गन्स के साथ पूरी तैयारी के साथ इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को लेकर तो बड़ी खबर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे धार्मिक स्थल के नजदीक इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है और एक चर्च के पादरी को भी यहूदी धार्मिक स्थल ये जो है वहां पर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल सुबह, देखिए दागिस्तान वो इलाका है जो कि अपेक्षाकृत रूस में काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस इलाके से यानी कि दागिस्तान के इलाके से बहुत भारी संख्या में लोग रूसी आर्मी को ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो सेना की भर्ती का अभियान चला था उसमें ज्यादा से संख्या में लोग दागिस्तान से ले गए थे और जिसके खिलाफ वहां विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। दागिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी है, यानी कि दागिस्तान में रहने वाले जो रूसी लोग हैं वहां पर बहुत सारे जो आबादी है वो मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है वहां पर। वहीं दूसरी तरफ वहाँ यहूदी भी रहते हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी रहते हैं। और अगर आपको मैं लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं मॉस्को में था और मैं अलग अलग जगह जाता था तो मुझे कहा जाता था कि जब आप दागिस्तान जाएं तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। तो मतलब दागिस्तान को लेकर आमतौर पर रूस के अंदर इस तरह की इमेज है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप देखें कि आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट ने दरअसल ये बताया है कि इस वक्त रूसी सरकार के सामने सीमा के बाहर केवल चुनौती नहीं है, रूस के सामने केवल यूक्रेन से या नाटो से जंग लड़ना ही चुनौती नहीं है, बल्कि रूस के अंदर जो आंतरिक चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। और उसमें से सबसे बड़ी बात है दागिस्तान जैसे इलाके को रूस की इन्हीं आंतरिक चुनौतियों का क्या यूक्रेन ने इस हमले के जरिए फायदा उठाने की कोशिश की है? यही एक और महत्वपूर्ण सवाल मनीष। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत संभव है कि ऐसा हुआ होगा। वैसे तो जब मॉस्को में हमला हुआ था उसको भी लेकर यही कहा गया, इसमें भी यूक्रेन का हाथ है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हो सकता है कि दागिस्तान के इस इंसिडेंट में भी इस तरह की घटना घटी होगी। देखिए, इससे पहले अगर आपको याद हो तो जो रूस का चेचनिया का इलाका था वो वहां पर इस तरह के इंसिडेंट होते थे, या फिर चेचन विद्रोही मॉस्को या रूस के दूसरे शहरों में इस तरह की आतंकी वारदातों को देते थे। लेकिन फिर जब राष्ट्रपति पुतिन ने कार्यभार संभाला और फिर चेचन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बहुत सारे खून खराबे के बाद अभी फिलहाल अगर देखें तो चेचनिया में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में दिखाई देती है। लेकिन दागिस्तान के इलाके में इस तरह की घटना ने एक बार फिर ये बताया है कि अभी भी ऐसे इंसिडेंट रूस के अंदर किस तरह से हो रहा है।